जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो बच्चों, हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम पढ़ रहे हैं 1.3 और क्वेश्चन नंबर 5। तो अपनी टेक्स्ट बुक में भी आप इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पर बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को। तो आओ हम इस क्वेश्चन को पढ़ें। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, और फिर उसने हमें कुछ सेट्स के नाम दिए हैं। वो कह रहा है P इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। वो सारे लोग जो पुणे में रहते हैं उसे सेट P से दिखाया जा रहा है। M जो है वो रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से ये I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिडेंट्स इन इंदौर। B is the set of all residents in India. H is the set of all residents in महाराष्ट्र। तो कोई भी सेट जब आप बताते हो कि भाई ये कोई सेट है, तो उसके बारे में आपको बताना होता है कि ये किस चीज़ का सेट है, क्या आपने कलेक्ट किया हुआ है। जैसे अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि P is the set, तो इसे पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये पुणे में रहने वाले लोगों का कलेक्शन है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि राइट द सब सेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो ये सब सेट का डेफिनेशन देखो हमने पढ़ा था, हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक कलेक्शन है 1 2 3 4 5, जिसको मैं सेट A कहूँ, और B में मेरे पास है 2 और 3, तो ये जो B है, B के सारे मेंबर A में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये जो B है, B इज द सबसेट ऑफ द A। इसे ही हम सबसेट कहते हैं। सबसेट का सीधा सा डेफिनेशन है कि इसके क्या सारे मेंबर, किसके, इस सेट के सारे मेंबर, क्या तुम यहाँ पे देख पा रहे हो? हाँ, अगर वो है बात तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट हुआ। इसे इस तरीके से हम लिखकर दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि कंडीशन खाली ये दी गई थी कि B के सारे मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो B क्या होगा, इसका सबसेट। अगर कोई ये कहना चाहे कि A इज सबसेट ऑफ B, तो क्या ये सच होगा? क्या ये सही बात है? A के जो मेंबर्स हैं 1 4 और 5, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो उन्हें? नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा। A जो है वो B का सबसेट नहीं है, लेकिन B जो है वो A का सबसेट है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा जिसे बहुत ध्यान से तुम देखना, बहुत गौर करने वाली बात है। मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया जिसमें लिखा 1 2, दूसरा सेट ले लिया जिसमें भी लिखा मैंने 1 2, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। ऐसा मैंने 2 सेट बनाए। B के सारे मेंबर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। यही शर्त थी ना सबसेट की। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि B इज़ द सबसेट ऑफ द A। B इज़ द सबसेट ऑफ द A। इतना ही नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि A इज़ द सबसेट ऑफ द B, क्योंकि सबसेट होने की जो कंडीशन है, सबसेट होने की जो शर्त है, वो सिर्फ इतनी है
कि क्या सारे मेंबर्स जो ए में हैं वो बी में प्रेजेंट हैं क्या? जो बी में हैं वो ए में प्रेजेंट हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे तय होता है कि कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है। ठीक, तो इस बात को एकदम क्लियर समझ लो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इन सब में हमें पता है सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो इंडिया है। ये जो भारत है, ये इंडिया है, ये सबसे बड़ा सेट होगा। इसी भारत में हमारे पास पुणे भी है, इसी भारत में हमारे पास मध्य प्रदेश भी है, इसी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास इंदौर है। याद रखना, इंदौर क्या है? वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र को यहाँ पर एच से दिखाया जा रहा है और महाराष्ट्र के अंदर क्या है? पुणे है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है ना, मध्य प्रदेश के अंदर है ना इंदौर, उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर पुणे है। ये सारे चीज़, सारे राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे और इंदौर, ये दोनों शहर, ये सब कहाँ हैं? ये सब के सब भारत में हैं, इंडिया में हैं। तो अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो मैं सबसेट रिलेशन देखो कैसे लिखूँगा। मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि पुणे जो है वो महाराष्ट्र का सबसेट है। यस, मैं ये भी कह सकता हूँ पुणे जो है वो इंडिया का सबसेट है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो भी इंडिया का सबसेट है। इसी तरह से मैं और ये बात कह सकता हूँ कि इंदौर जो है, ये इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसेट है। इंदौर जो है वो इंडिया का भी सबसेट है और इंडिया को यहाँ पर बी मतलब भारत से दिखाया गया है। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर महाराष्ट्र को हमने एच से दिखाया था, मध्य प्रदेश को हम एम से दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश इज सबसेट ऑफ भारत। ठीक, तो यहाँ पर ये रहा सबसेट रिलेशनशिप कि कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट कैसे है। और ये क्वेश्चन हमें बहुत क्लियरली समझाता है कि कैसे डिसाइड होता है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है। अच्छा, इन बातों को समझ लेने के बाद हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब देख पा रहे हो? यस। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द एबव सेट? यूनिवर्सल सेट, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि भाई इन सब में सबसे बड़ा क्या है जिसे आप यूनिवर्सल सेट मान सकते हो। तो जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें ये सारे सेट रखे गए हैं उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये जितने भी सेट थे, पुणे था, इंदौर था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब के सब कहाँ हैं? ये सब के सब भारत में हैं, इंडिया में है। तो इस तरह से ये जो बी है इसी को हम क्या मान सकते हैं?
यूनिवर्सल सेट। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भारत को, इंडिया को यूनिवर्सल सेट माना जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई आपने जितने सेट के नाम दिए हैं उसमें से यूनिवर्सल सेट कौन है? इज बी। इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट। इंडिया बी लिख दिए, बस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने बी को डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज़ आवर 6th क्वेश्चन। तो मैं बोर्ड क्लीन करूँ तब तक तुम रीड कर लो। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है? देखो, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो 6th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। विच सेट ऑफ नंबर्स could be the universal set for the sets given below. First thing, A, set of multiples of 5. Set of multiples of 5. B के बारे में क्या बता रहे हैं हमसे? Set of multiples of 7. उसी तरीके से C के बारे में क्या कह रहे हैं? Set of multiples of 12. Which set of numbers could be the universal set for the sets given below? अब देखो, set of multiples of 5. multiples of 5 मतलब क्या होगा? 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 होगा। इस तरह से हम 5 के बहुत सारे मल्टीपल लिख सकते हैं। ठीक, तो हमें लगता है कि बस ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स लिख लें, लेकिन ज़रा सा तुम सोचो, 5 इंटू 0 भी तो कर सकते हैं हम। 0 भी तो 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नेचुरल नंबर लेना चाहिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं 5 में -2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं? क्या ऐसा कभी मैथ्स में नहीं होता है कि 5 में -2 मल्टीप्लाई हो जाए? ऐसा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो निगेटिव नंबर्स भी आएंगे। यही बात मैं 7 के लिए भी बोलूँगा। 7 के मल्टीपल्स पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे। यही बात मैं 12 के मल्टीपल्स की भी बात करूंगा। 12 के भी मल्टीपल 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। जितना चाहिए उतना मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं हम। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं चलेगा, और नेचुरल नंबर में तो 0 आ भी नहीं सकता था। नेचुरल नंबर में तो वैसे भी 0 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटीजर्स को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? इंटीजर्स को। और जब इंटीजर्स को ले लेते हैं तो मल्टीपल्स जब मुझे मिलेंगे तो वो सब के सब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट, इस तरह से दोनों ही दिशाओं में ये जाएंगे। तो वो सारे नंबर जो 5 के मल्टीपल हों, 7 के, 12 के, सब हमें मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यूनिवर्सल सेट जिसमें
ये सारे सेट आ जाए वो होगा इंटीजर्स, जिसमें सेट ए भी आएगा, सेट बी भी आएगा और सेट सी भी आएगा। सेट ए क्या है 5 का मल्टीपल, बी क्या है 7 के मल्टीपल, सी क्या है ये 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल तो ऐसे भी होंगे जो 12 में भी होंगे और 5 के भी मल्टीपल होंगे, जैसे 60, 12 5 जा 60। कुछ ऐसे भी मल्टीपल होंगे वो 7 के भी होंगे 5 के भी होंगे, जैसे 12 का ये 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 35 आएगा। 35 क्या है 7 का भी मल्टीपल है 5 का भी। 84 क्या है 84 जो है वो 7 का भी मल्टीपल है 12 का भी मल्टीपल है। तो उतना डिटेल में ये पूछ नहीं रहे हमसे, इन्होंने खाली ये पूछा था कि भाई ये बता दो कि आप यहाँ पे क्या लोगे एज अ यूनिवर्सल सेट। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद आप सीधे सीधे लिख दो इंटीजर कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द above given sets। खत्म बात, मैटर क्लोज। ठीक है, अच्छा देख लेते एक बार हमारी टेक्स्ट बुक क्या आंसर दे रही है, फिर उसको भी मिला के देखना ज़रूरी होगा। 6th क्वेश्चन में हमारी टेक्स्ट बुक देखो क्या कह रही है। ये 1.3 में हैं हम लोग। उन्होंने कहा नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, होल नंबर भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, एनी ऑफ दिस। बट हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर आप नहीं ले सकते हो, आप होल नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसमें निगेटिव मल्टीपल्स नहीं आएंगे। एंड निगेटिव नंबर्स आर आल्सो द मल्टीपल्स। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि निगेटिव नंबर्स आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 5। -10 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 5। तो बाकी आपके अपने स्कूल में देखिए टीचर्स क्या कहते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लिया जाना चाहिए, न कि नेचुरल एंड होल नंबर। ओनली रीज़न बिकॉज दे विल नॉट इंक्लूड द निगेटिव नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया होता तो बात अलग थी। खाली इसने कहा है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 बोला होता तब वो आंसर राइट था जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ठीक है, अगर मेरी आवाज़ कभी महाराष्ट्र बोर्ड तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात होगी। इस अपने आंसर को वो रिव्यू करें। मेरे हिसाब से इसमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। अच्छा, सेकंड वाले ऑप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वो क्या कह रहे हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। P set of integers which are multiples of 4। P क्या है set of integers which are multiples of 4। T के बारे में क्या कह रहे हैं देखो, set of all even square numbers। Set of integers which are multiple of 4
टी क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ऑल इवन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब जैसे 4 एक स्क्वायर नंबर है ना, 2 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा 4। उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इसमें दोनों ही बातें आए। स्क्वायर नंबर अगर लेने जा रहे हैं, 4 ले लिया हमने, 2 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और 2 मिले। लेकिन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 2 का एक स्क्वायर है। फिर हम 9 कहेंगे, वो भी 3 का स्क्वायर है। फिर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो जब तुम स्क्वायर नंबर्स की बात करते हो तो तुम पॉजिटिव नंबर्स पर आ जाते हो, और जब तुम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हो तो सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। अब इस बात को देखो, समझो, अगर मैंने ये कह दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल 0 भी होगा, 4 का मल्टीपल 8 होगा, 4 का मल्टीपल 12 होगा, 4 का मल्टीपल -4 होगा, 4 का मल्टीपल -8 भी होगा। इस हिसाब से इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, सब ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लेना पड़े तो मैं क्या लूँगा, इंटीजर्स को लूँगा। फिर उसने t के लिए भी पूछा है कि सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, खाली पॉजिटिव नंबर आएंगे, क्योंकि आपने स्क्वायर नंबर की बात की है। स्क्वायर नंबर्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। मतलब जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तुम -2 का भी स्क्वायर करोगे तभी भी 4 आएगा, तुम -3 का स्क्वायर करोगे तभी भी पॉजिटिव 9 आएगा। मतलब सब पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसका मतलब मैं यहाँ पे होल नंबर्स को ले सकता हूँ। 0 का स्क्वायर करोगे तो फिर 0 आएगा, 0 भी तो एक स्क्वायर नंबर हुआ, इसलिए होल नंबर यहाँ पे हमें लेना है। लेकिन ये होल नंबर क्या उसके निगेटिव पार्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा क्या, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी पॉजिटिव और निगेटिव और 0 दोनों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब तुम यूनिवर्सल सेट बनाओगे और उसको खाली होल नंबर लिख दोगे कि भाई मैंने होल नंबर को ना यूनिवर्सल सेट बना दिया, तो होल नंबर है तो 0 लिख सकते हो, 1 2 3 4 सब कुछ लिख सकते हो, निगेटिव नंबर्स नहीं लिख पाओगे। और जब तुम निगेटिव नंबर नहीं लिखोगे तब तो ये सब के सब इसके पार्ट बनेंगे ही नहीं। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है जो सबको अपने अंदर ले ले, जो सबको कवर करे। तो क्या होल नंबर सबको कवर कर रहा है क्या? हमारे आंसर में यहाँ पर नेचुरल नंबर भी लिखा गया है, नेचुरल नंबर 0 को कवर ही नहीं करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बोर्ड को इस बात पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट बनने की अगर एबिलिटी है तो वो इंटीजर्स में है, खाली खाली इंटीजर्स यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं, बस दैट्स इट। और हमारे बुक में जो आंसर दिया गया है वो नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर दिया गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ रॉन्ग। यहाँ पर आंसर होना चाहिए ओनली इंटीजर्स, दैट्स इट। ओके, तो इसके बाद अब हम चलो 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और 7th क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। आप, मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, तब तक तुम अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लो कि 7th क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन
देखो कह रहा है ना, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए तुम्हारी क्लासरूम है, मैथ्स के आपकी क्लासरूम है 9th स्टैंडर्ड की, और जितने भी स्टूडेंट हैं, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं, सब के सब उस क्लास के जितने, वो पूरी क्लास को आप यूनिवर्सल सेट मान लो। अब ये कहा जा रहा है ना, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स। ये ए ऐसा कलेक्शन बनाया गया। ए की क्या प्रॉपर्टी है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स। अब जरा तुम सोचो, मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ स्कूल में, मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, कोई बच्चा 50% मार्क्स लाया है, वो इस ग्रुप में आके बैठ जाएगा, ठीक। जो बच्चा 50% से ज़्यादा मार्क्स लाया है, 60, 70, 80, 90 या 100 में से 100, वो भी यहाँ पर आके बैठेगा। लेकिन वो बच्चे जो 50% से कम मार्क्स लाए हैं, हो सकता है 49 लाया हो, 48 लाया हो, वॉटेवर, या कोई बच्चा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लाया, क्लियर ही नहीं हुआ, फेल हो गया, वो सारे बच्चे कहाँ पर जाएंगे? वो इस ग्रुप में तो नहीं आएंगे, वो इस ग्रुप से बाहर होंगे। और तुम्हें पता है कि वो जितने भी बच्चे बाहर होंगे, उन्हीं से मिल के ये ग्रुप कंप्लीट होगा। और मतलब वो क्या कहलाएंगे? एक एक कॉम्प्लीमेंट। वो सब के सब क्या कहलाएंगे? एक एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होंगे? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स। 50% से लेस है। जो 0 लाया है वो भी बोलेगा भाई मैं तो कम हूँ 50% से। जो 1 लाया है, 2 लाया है, 49 लाया है, वो भी क्या कहेगा? मैं 50% से लो हूँ। जो अपीयर ही नहीं हुआ एग्ज़ाम में, एब्सेंट हो गया, वो भी बोलेगा मैं 50% से बिलो ही हूँ। तो इस तरह से 50% में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो सब के सब यहाँ आएंगे, और इसे तुम एक कॉम्प्लीमेंट करके दिखाना, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट मिला लो जो 50% से कम लाए, ये और ए के साथ मिक्स कर दो तो पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, पूरा यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाता है। यही था यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। हमने अपने एक ही आंसर में ये बता दिया कि यही क्या है? कॉम्प्लीमेंट है सेट ए का। तो इन्होंने देख लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक कैसे आंसर कर रही है इसको। सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 50% इन मैथ्स, उन्होंने भी ऐसे ही दिया हुआ है, राइट आंसर है उनका भी। तो ठीक है, अब हम इसके साथ 1.3 भी ख़त्म किए। जल्द ही मिलेंगे बच्चों अपने नए लेक्चर में, और वहाँ हम कवर करेंगे 1.4। खूब मेहनत से पढ़ते रहो, खूब अच्छे से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। देखो लेक्चर अटेंड करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस करना। इसे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, मैक्सिमम क्वेश्चन अपने मन से खुद से ट्राई करो। और जब तुम्हारी गाड़ी रुक जाए, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो फिर से देखो, रिपीट करके देखो। यही इस ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि तुम अपने कन्वीनियंट टाइम पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना ये तुम्हें ही पड़ेगा।
पढ़ना तुम्हें पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी। तो बिना प्रैक्टिस के परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तब जाके परफॉर्मेंस आएगी। तो ठीक है बच्चों, आओ हम एक साथ कहें भारत माता की जय।